नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 25 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न संध्या, राधे राधे इत्यादि 3-4 बच्चे मिलके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है भेजे हैं सभी प्रश्न, तो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का ग्रैंड मास्टर कौन बना था, है ना। तो ये आपका पंडला हरिकृष्णा बना था, पी हरिकृष्णा बना था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ तक कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है ये भी बता रखा है। तो आने वाले शिफ्ट में उसको भी लेके तैयार हो जाइएगा, है ना। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है महिला में? सुब्बाराम विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये बात दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको मैं 1-2 बार और रिपीट करवाऊंगा अपने वीडियो के दौरान ताकि आप अच्छे से ये समझ लें, है ना। दोस्तों, ये जो बच्चे दिए हैं राधे राधे, ये जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आप इनका नाम देख सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ फायदा रहा हमसे जुड़ने का। इनके अलावा 2022 में अर्जुन पुरस्कार शतरंज में भक्ति कुलकर्णी और आर प्राज्ञनंदा को दिया गया था। ये आर प्राज्ञनंदा वही है जो कार्लस मैग्नस को जो है हरा दिया था। और आपसे बाद में पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि मैग्नस कार्लसन जो है ये किस देश के रहने वाले हैं, तो आप बताना है उनको कि भाई नॉर्वे के रहने वाले हैं वो, है ना। इनके अलावा भक्ति कुलकर्णी से डायरेक्ट अभी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। किस लिए पूछा गया? क्योंकि ये अर्जुन अवार्ड जो है लेटेस्ट वाला ये इनको भी दिया गया है। शतरंज के बोर्ड पे कितने घर होते हैं? 64 ब्लॉक होते हैं, जो 2 प्रकार के बांटे होते हैं, 2 कलर में होते हैं। इस प्रकार से 64 ब्लॉक होते हैं, जो आपका 32 एक कलर का और 32 अदर कलर का होता है, जनरली ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इनके अलावा 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में आयोजन किया गया था, तो ये आपका चेन्नई मद्रास में किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपके सामने कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा जो लिस्ट है हमारे देश के ग्रैंड मास्टर का। पहला विश्वनाथ आनंद साहब, पेंडला हरिकृष्णा, बिदंती संतोष, शशिकरण कृष्ण, गांगुली सुरशेखर, नेगी परिमार्जन। देखिए परिमार्जन नेगी जो है आपको कभी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो पवन नेगी आपसे पूछा जाता है और एक आपका परिमार्जन नेगी पूछा जाता है, ठीक है। तो परिमार्जन नेगी जो है ये आपका शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां पर हुआ था? इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है। फिर बच्चे ने बताया कि 2 ऑप्शन, एक पंजाब दिया गया था ऑप्शन में, एक ओडिशा दिया गया था ऑप्शन में, और 2 ऑप्शन उनको याद नहीं था। मैंने बोला कि भाई दिल्ली था क्या ऑप्शन में, तो दिल्ली नहीं था। इसका मतलब ये खेलो इंडिया यूथ गेम तो नहीं पूछा गया था पहला वाला, क्योंकि भाई पहला दिल्ली में हुआ था तो ऑप्शन तो रहना चाहिए ना। तो यही पूछा था, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी 4-5 दिन पहले ही बताए हैं, यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम, और एक 36वां राष्ट्रीय खेल, और एक आपका माका ट्रॉफी जो होता है विश्वविद्यालय वाला, वो कौन जीता है, ये सभी की चर्चा हमने एक ही साथ कर लिया था, है ना। तो चर्चे में पार्टिसिपेट करो तो भैया, है ना। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन ये ओडिशा के अंदर हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3 ही हुआ है अब तक। एगो ओडिशा में हुआ है, दूसर का हुआ था बंगलोर में, तीसर का हुआ है योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, यूपी में। इसी लैंग्वेज में बताया भी था मैंने कि योगी के क्षेत्र में, बाबा योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कर्नाटक बंगलुरु में हुआ था, और तीसरा संस्करण अभी अभी दिल्ली, लखनऊ, नोएडा के कुछ क्षेत्र में, दिल्ली नहीं लखनऊ, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर 8 विभिन्न शहरों में। विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये अलग चीज है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम है जिनका पहला नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था। देखिए यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 2018 दिल्ली में कराया गया था। बाद में इसका नाम 2019 में चेंज कर दिया गया, है ना। स्कूल के जगह पे यूथ शब्द डाल दिया गया इस स्कूल को हटा के, ठीक है। तो समझ गए, जो लेटेस्ट वाला हुआ है 5वां, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, और यहाँ पे विजेता जो रहे हैं महाराष्ट्र रहा है, दूसरा स्थान हरियाणा का रहा है, और तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश के ही रहे हैं। एक चीज जरूर याद रखेंगे, एक तो विजेता महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 2023 वाला, और सबसे बड़ी बात कितने शहरों में, तो 8 शहरों में जरूर याद रखना है। यूनिवर्सिटी गेम का 3 गो एडिशन आपको याद रखना है। पहला उड़ीसा में हुआ था, दूसरा
आपका बेंगलुरु में और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल, ये कभी पुराने ही नहीं हो रहे हैं, पिछले साल से अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे। तो ये कहाँ हुआ था? 2022 में दिल्ली में हुआ था। माफ कीजिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था, गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर हुआ था, है ना। सर्विसेज टीम यहाँ पे विजेता रहे थे, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। इनके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसे मिला था? तो महाराष्ट्र को मिला था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, सबसे अधिक पदक कहेगा 36वें नेशनल गेम में तो महाराष्ट्र, लेकिन जीता कौन? तो फिर सर्विसेज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्विसेज के पास गोल्ड ज्यादा था, है ना, महाराष्ट्र के तुलना में, और जिसके पास स्वर्ण पदक ज्यादा होगा वही विजेता होता है इस खेल में। इसके अलावा निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा महोत्सव है? कल ही बताया ना जी, कल ही बताया है ये चीज, है ना। भाई छत्तीसगढ़ का महोत्सव आपके ऑप्शन में रावत नाचा महोत्सव था, ये महोत्सव है रावत नाचा। इसके अलावा सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़, खलरी महोत्सव छत्तीसगढ़, डोंगरगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़, है ना, बस्तर महोत्सव छत्तीसगढ़। तो ये सभी के सभी जो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए बस्तर एक तो छत्तीसगढ़ में भी है, और एक बस्तर आपका हिमाचल प्रदेश के पास भी है, एक बस्तर, एक बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में भी है, एक बिलासपुर आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, एक औरंगाबाद बिहार में भी है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, एक हैदराबाद आपके इंडिया में भी है, और एक हैदराबाद आपके पाकिस्तान में भी है। तो ये से बहुत सारे चीज हैं जो आपको थोड़ा सा ज्ञान डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आदमी गच्चा खा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न था, अच्छा अगला नृत्य है हमारा कि सुआ, कर्मा, सुआ, पंडवानी, पंथी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत और लोक गायन है, इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा ब्रोमीन की परमाणु क्रमांक 35 हो जाएंगे, है ना। जो भी हेलोजन ग्रुप है उनके परमाणु क्रमांक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 17 होती है, ब्रोमीन की 35 होती है। और इससे पहले वाले ही शिफ्ट में मैंने हेलोजन के सभी गुण, हेलोजन के सभी जो भी हेलोजन के अंतर्गत आता है, यानी आपका समूह 17 के अंतर्गत जो भी आता है, इनर्ट गैस बताया था मैंने, समूह 18 के अंतर्गत जो भी आया है, सभी का जो है ब्यौरा मैंने सवेरे पहले वाली वीडियो में दे दिया था, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, क्लोरीन वगैरह की कितनी परमाणु क्रमांक है। और मैं सब दिन बताता हूँ, एग्जामिनर को 4 ही 5 मिलता है परमाणु क्रमांक पूछने के लिए। एक तो सबसे लास्ट पूछ लेता है आपका, सबसे लास्ट 118 का पूछ लेता है जो आपका हेलोजन ग्रुप में है, एओ है। इसके अलावा एक आपसे पूछ लेता है पोटासियम का पूछ लेता है, सोडियम का पूछ लेता है, मैग्नीशियम का पूछ लेता है, कॉपर का पूछ लेता है ना। परमाणु क्रमांक आपके इतने ही पूछते हैं, और एक सोना का पूछ लेता है 79। इससे बाहर परमाणु क्रमांक नहीं पूछते हैं, तो कर लो ना अच्छे से 2 नंबर के लिए अभी तैयारी। इसके अलावा आयोडीन की परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 53। आयोडीन का क्या उपयोग बताया था? एंटीसेप्टिक के रूप में। ब्रोमीन की क्या बताए थे खासियत? ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं कमरे के टेम्परेचर पे। इसके अलावा पोटासियम की सूत्र क्या होती है? के होती है, और इसकी जो परमाणु क्रमांक है 19 है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 25 होते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम को भाई Na लिखते हैं, Na, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस नर्तक या नर्तांगना को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन एकदम सही है कि भाई बहुत सारे आदमी को पद्मश्री मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं। तो देखिए 2020 में पद्मश्री अवार्ड से जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए इंदिरा बोडो को भी दिया गया है ना, जो सतरिया नृत्य से ताल्लुक रखती है, जो आपका कहाँ का है? असम का नृत्य है सत्रिय। इसके अलावा 2020 में ही एक कोई आचार्य थे, एस आचार्य, मेरे ख्याल से उनका पूरा नाम शशिधर आचार्य था, ठीक है, उनको भी दिया गया था, शशिधर आचार्य को, है ना। तो अगर शास्त्रीय नृत्य नहीं लगाता है तो आपको ये भी आंसर हो सकता है। तो बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन था महाराज, जरा बताने की कृपा करेंगे, है ना, कि इंदिरा बोडो था कि शशिधर आचार्य था, या फिर इनके अलावा भी कोई और था? क्योंकि मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पद्मश्री अवार्ड बहुत आदमी को मिलता है। जैसे अभी लेटेस्ट वाला ही ले लो, पद्मश्री अवार्ड 91 को मिला है। अभी 91 में से संगीत के क्षेत्र में भी 1 2 3 4 होगा, है ना। तो भाई ये जो है छांटने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं है पता। तो आप लोग बताइएगा कि इंदिरा बोडो था
कि शशिधर, ये जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, फिर से मैं भूल गया, शशिधर आचार्य या फिर कुछ और नाम था, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे जो इंदिरा बोडो है, इनका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैं दूंगा। ये सत्रीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना डांसर थी। सत्रीय नृत्य शैली असम का प्रमुख नृत्य शैली है, जिसके शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2023 में पद्मश्री फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को दिया गया है। आगे जाके ये क्वेश्चन एग्जाम में धूम मचाएगा, यहाँ से VVI करके अभी से ही लिख लो डायरी के अंदर। इनके अलावा बेंजीन की खोज किस वर्ष की गई थी? देखिए आज जो है, इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछ रहा था कि CHO समूह अगर जोड़ देंगे तो क्या बनता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, किसी भी आपका है ना, मतलब कार्बन के जो समी मतलब ये होते हैं कंपाउंड, उसके अंदर अगर आप CHO जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सवेरे पूछा गया था। तो CHO कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसको जैसे बेंजीन में जोड़ते हैं तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है, इसी प्रकार से, ठीक है। इनके अलावा जो आपका बेंजीन की खोज हुई थी 1925 में मैकल फेराइट के द्वारा करा गया था बेंजीन की खोज, लेकिन इसमें 3 आदमी और इंक्लूड है। जगह समय समय पर जो है इनके नाम में परिवर्तन होते गए, ठीक है। बाद में इनका नाम जो है बेंजीन तक पहुंचा, है ना। तो ये भाई ये जो है आपके बेंजीन, ये 6 गो कार्बन होता है, इसमें 6 गो हाइड्रोजन होता है, यानी C6H6 जो है इसका आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, रासायनिक सूत्र होते हैं बेंजीन का, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है तेलंगाना विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और मैं अभी से बता दूं कि आने वाले एग्जाम में कर्नाटक विधानसभा में कितने सीट है ये पूछे जाएंगे। ये यूं ही नहीं पूछे जाते हैं, कोई ना कोई बात होती है। तेलंगाना में देखिए जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से वही है। इसके अलावा जो तेलंगाना ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक से इसलिए राइज होंगे ये क्वेश्चन क्योंकि कर्नाटक में अभी अभी चुनाव हुआ है और बाजी जो है पलट गई है, वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बात करें तेलंगाना राज्य की फॉर्मेशन की, तो सभी राज्यों में सबसे लास्ट फॉर्मेट होने वाला राज्य है ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की जो राजधानी है ये हैदराबाद है, बनी बनी राजधानी इनको मिली, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी थी अमरावती, ठीक है। तेलंगाना की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना का प्रमुख त्योहार क्या है? बोनालू, बथुकम्मा, मेद्राम जात्रा। ये तीनों त्योहार जरूर ध्यान रखेंगे तेलंगाना के रिगार्ड में, जिनमें इनके देवी देवता डैटी भी पूछ देते हैं, तो ध्यान रखेंगे। बोनालू में जो है आपका काली है, काली है, राइट, और बथुकम्मा में गौरी है, और मेद्राम जात्रा कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला इंडिया की दूसरा सबसे बड़ा मेला फेस्टिवल है कुंभ मेला के बाद। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी प्रथा को भारत में किसने लागू करवाया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो रैयतवाड़ी प्रथा से जो है ये आपका टॉमस मुनरो यहाँ पे लगाए थे। क्वेश्चन रिपीट किया गया, कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि रैयतवाड़ी प्रथा भारत में सबसे पहले कहां पे लगा था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लगा था। और ये कौन लगाया था? तो मैं बताया था थॉमस मुनरो, है ना। देखिए एक दो मुनरो है, एगो थॉमस मुनरो और एगो आपका हेक्टर मुनरो। इन दोनों मुनरो को जरूर याद रखें, फिर से बता रहा हूं। एक हेक्टर मुनरो है, ये आपका बक्सर का युद्ध 1764 में जो है अंग्रेज की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का अगुवाई संभाले थे, ठीक है। और थॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी प्रथा जो है लागू करवाया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। राज्य हड़प नीति जो है ये लार्ड डलहौजी की चलवाए थे, और सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा राज्य को जो है ब्रिटिश राज के अंदर मिलाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चे कुछ और क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं उसको बाद में आपको जो है मौखिक रूप से बता दूंगा। फिलहाल तो मैं जो राइट किया हूं पढ़ाऊं आपको। 2022 में मुख्य चुनाव किसे चुना गया था? तो राजीव कुमार को चुना गया था। राजीव कुमार को चुना गया था 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त। ये किसके जगह लिए थे? आप लोग कमेंट कर देंगे तो ज्यादा बेटर, नहीं मैं लिख ही दिया हूं, सुशील चंद्रा सर का जगह लिए थे, है ना। और उसी समय आपका जो है के वेणुगोपाल साहब का जगह भी लिए थे। कौन? आर वेंकट रमनी सर, महान्यवादी में। आज दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पोस्ट से क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में कौन क्या है, तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे। एक DRDO के आएंगे, एक इसरो के आएंगे, एक आपका महान्यवादी, और एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, और एक नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ये 5 ही क्वेश्चन आएंगे। क्यों? बहुत दिन बिताया हूं इसमें, अब बूढ़े होने को आगे हम, है ना भाई। तो ये 5 क्या हुआ था कि एक ही 1.5 महीने के अंदर सभी जो है तख्ता पलट हो गए थे। हाँ, और एक प्रधानमंत्री का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है नागेश्वरम साहब। तो ये 6 पोस्ट जरूर याद रखेंगे, फिर से बता रहा हूं। देखिए एक आपका DRDO में अध्यक्ष पूछेंगे कि कौन है, तो DRDO में अध्यक्ष जो है ये समीर बी
कामत साहब हैं जो आपका जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए थे, है ना। इनके अलावा डीओडीओ का स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में हुआ था, 1 जनवरी 1958 को हुआ था और मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है, रक्षा विभाग से संबंधित है। इनके अलावा मैंने कहा इसरो का आपको पूछेगा, इसरो का जो वर्तमान में चीफ है ये सोमनाथ साहब है, ये किनका स्थान लिए थे, ये के सिवन का स्थान लिए थे। मैंने कहा आपको महान्यवादी पूछेगा, महान्यवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आज पूछा गया है लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ये आपको बता दूंगा नहीं तो टाइम किल होगा। महान्यवादी जो है ये आपका कौन है भाई, आर वेंकट रमनी साहब हैं, ये किनका स्थान लिए, के वेणुगोपाल का। मैंने कहा भाई नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछेगा, सुमन कुमार बेरी है, किसका स्थान लिया है, राजीव कुमार का। ठीक है, देखिए राजीव कुमार, कंफ्यूज मत होना, राजीव कुमार अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और जो राजीव कुमार जो थे पहले नीति आयोग में उपाध्यक्ष भी थे, है ना। इनके अलावा मैंने एक बार कहा कि भाई पीएम के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है नागेश्वरम साहब, तो इन्हों ध्यान रखना, नागेश्वरम साहब जो है ये सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए हैं। तो ये पांचों जो की पोस्ट हैं आपको जरूर ध्यान रखना है, इसी प्रकार से फ्लो में आपको याद रखना होगा तभी काम बनेगी, है ना। राजीव कुमार सुशील चंद्रा सर का जगह लिए थे। भारत के प्रथम चुनाव कौन थे, सुकुमार सेन। अगर आपसे कोई कहे कि भाई चुनाव आयुक्त कितने सदस्यीय संस्था है तो बताना आपको 3 सदस्य हैं। पहले तो अकेले हुआ करता था लेकिन बाद में 2 चुनाव आयुक्त, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त का पोस्ट इसमें होने लगा था। इसके अलावा जो चीज मैंने मौखिक रूप से यहाँ पे बताया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है अलग से पूछा गया, फिर से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा कि महान्यवादी कौन है 2022 के अनुसार, तो आपका जो है आर वेंकट रमनी साहब बने, अक्टूबर 2022 के अनुसार पूछा गया था। 2022 में डीआरडीओ को बता ही दिया। चुनाव आयोग कैसा निकाय है भैया, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329। इसके प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, विधानसभा का चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, ये सभी चुनाव आयोग के जो है प्रमुख कर्तव्य हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर राज्य चुनाव आयोग होता है उनका क्या काम है भाई, तो उनका काम है भाई नगर पालिका की चुनाव कराना, ग्राम पंचायत की चुनाव कराना, वो उन्हीं के लिए है ना। एक काम और ये भी कर लेते तो भाई इतना झंझट नहीं होता, लेकिन फिर क्या मामला बढ़ता कि भाई इतने सारे राज्य है तो सबकी पंचायत की चुनाव करो, नगर पालिका का चुनाव करो तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए भार कम पड़े, इसलिए राज्य में भी चुनाव आयोग होते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष आई, है ना। ये राधे राधे जिन बच्चे का नाम है ये 2005 में मार के आया है आंसर और बताया है कि सर आपने पढ़ाया था, एंड मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाना है, लास्ट में दिखाऊंगा। मैं अपनी जो ये नहीं करना चाहता कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे से बहुत क्वेश्चन मिलता है, आप जानते हैं, आप जुड़े हैं तो खुद ही जानते हैं ये बात, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी है ना। तो ये बच्चे ने, मैं इनको प्रेशर डाल के बताया कि भाई बताइए ये 2005 ही था क्या, इन्हें मंत्रालय पूछ रखा था, इनको जो है मंत्रालय पूछ रखा था। तो ये जो है आपका ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ना, जो बाद में मनरेगा बन गया। ये तो आप समझते हैं 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है मनरेगा के अंदर आजकल। ये जो विश्व में सबसे लंबी मतलब सबसे बड़ी ये संस्था है कि 100 दिन की लगातार रोजगार जो है मुहैया कराता है। अब ये मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या काम होता है ये आप भी, आपसे छुपा हुआ तो है नहीं कि गांव घर में जो बांध वगैरह बनते हैं इनमें मिट्टी कटाई, मिट्टी ढुआई, जो भी काम होती है पर मतलब जनहित से संबंधित, ये मनरेगा के थ्रू जो है गांव के मुखिया संचालित करवाते हैं। तो ये पहले नरेगा बना, फिर बाद में महात्मा गांधी शब्द इसमें ऐड हुआ पीछे में तो हो गया मनरेगा। तो ये 2005 में आया था, तो ये पूछा गया था, ठीक है। लेकिन देखिए जो बच्चे में कंफ्यूजन था, एक बच्चा ने दूसरा पहले जो बताया था, है ना, ये बच्चा बताया था PEMEGP, इसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है ना। तो भाई ये जो प्रोग्राम वाला है ये दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, है ना, ये बच्चे को मैं 4 बार जोर डाल के बोला तो वही आया था नरेगा वाला, ठीक है। तो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये वाला कार्यरत है PMEGP। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए इसे भी ध्यान रखें, अच्छा स्कीम है ना। PMGP की शुरुआत जो है ये आपका 2008 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में जो MSME मंत्रालय जो है ना लघु वाला, इसके जो मंत्री हैं ये नितिन गडकरी साहब हैं, नागपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपका जो है सांसद हैं और काफी अच्छे कैरेक्टर और बहुत ही उच्च क्वालिटी की दर्जे के नेता हैं ये, है ना। जैसा कि आप जानते हैं इनको भारत योजना सरकार के अलावा ये इस जो PMGP वाला जो है ना ये प्रोग्राम, इसमें भारत सरकार के अलावा और कौन फंडिंग करता है, किसकी सहायता होती है, तो सिडबी की। और सिडबी के मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। किस समिति की अनुशंसा पे जो है ये उसको बसाया गया था 1990 के अंदर। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था, लखनऊ में हेडक्वार्टर है और ये आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे जो है लगाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा वाला जानकारी था भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना प्रोग्राम वाली PMEGP, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष 2005 और किस मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है
एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संतूर वादक कौन है। ऑप्शन में पंडित शिव कुमार शर्मा दिया गया था, सीधे सीधे लड्डू, है ना। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, ये सभी के सभी संतूर के जो है प्लेयर है। भजन सोपारी है, सोपारी है, सुपारी नहीं है, नहीं तो खाने वाला सुपारी नहीं है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, ये सितार के प्लेयर हैं, इन्हें भी ध्यान रखें। टीएच विनायक घाटम प्ले करते हैं। मैं याद रखने को बताया हूँ, तोताराम, तोताराम जो है पखावज प्ले करते हैं, पखावज। इसके अलावा मैंने बताया अन्नपूर्णा देवी को याद रखना है, सुरबहार प्ले करती हैं। तो ये सब जो कुछ गिने चुने कैरेक्टर हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे संविधान में, क्या ये भी प्रश्न आया है? आप लोग मुझे बताइएगा कि ये प्रश्न आया है कि नहीं आया है ना, क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि बच्चे ने एक बार बताया कि 365 आर्टिकल पूछा गया था, फिर मुझे याद आया कि 365 आर्टिकल नहीं पूछे गए होंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे ने बताया कि आर्टिकल्स कितने हैं ये पूछा गया था। तो शुरुआत में जब संविधान बनी थी तब 395 आर्टिकल और 8 भाग थे, बाद में 8 अनुसूची थी। बाद में संविधान में जो है आपका संशोधन करके इस 8 अनुसूची को 12 अनुसूची में बदला गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और संविधान के भाग तो पहले से थे, बाद में जो है जैसे मौलिक कर्तव्य बना तो 23वां बन गए, 4 के ए बढ़ गए, फिर नगर पालिका को रखा तो 9 का ए बनाया तो 24वां बन गया, अब फिर 9 का बी जो शाकाहारी सहमति से संबंधित है तो हो गया 25वां भाग। तो इस प्रकार से गिने चुने हैं भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि संविधान और महात्मा गांधी को आप याद रख लीजिए, किसी भी एग्जाम के अंदर 4 से 5 नंबर आपके जो है फिक्स हो जाते हैं पहले से ही, चाहे कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आने दो, इजी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 395 आर्टिकल थे शुरुआत में। वर्तमान में अगर बात करें कि कितने आर्टिकल हैं, तो आपको 450 से अधिक बता देना है, जो ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ये भी लड्डू है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, है ना। इसके अलावा बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द किया गया था, रद्दीकरण किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न हमारा है, अच्छा, बंगाल विभाजन जो निरस्त किया गया किसके काल में किया गया था? तो हार्डिंग के काल में आपको बताना है। बंगाल में जो प्रभावी हुआ था ना, उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बंगाल विभाजन के दौरान चलने वाली आंदोलन स्वदेशी आंदोलन थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी सक्रिय नहीं रहे? तो एक ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन का होता है, वही राइट आंसर होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1917 में तो लौटे ही थे, सॉरी 1915 में, तो स्वदेशी आंदोलन में कैसे भाग लेंगे। इनके अलावा अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार? तो 1998 में अमर्त्य सेन साहब को मिला था। ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, अभी रिटायर हो गए वहां से। अभी जो अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में चुना गया है। भारत के लिए दूसरा नोबेल जो है इकोनॉमिक्स के अंदर 2019 में आया था, बनर्जी साहब को मिला था। इनके पत्नी को भी मिले थे साथ में, एस्टर डुफ्लो इनके पत्नी का नाम था। ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। भारत के लिए पहला नोबेल 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा गीतांजलि राइट के लिए जो है जीता गया था, है ना, साहित्य के क्षेत्र में। भारत के लिए विज्ञान में पहला नोबेल 1930 में सीवी रमन साहब के द्वारा जीता गया, रमन प्रभाव के लिए। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 2014 में नोबेल पुरस्कार जीता गया, और कैलाश सत्यार्थी को जो है मलाला यूसुफजई के साथ जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बच्चे ने भेजे हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या क्वेश्चन भेजे हैं। एक क्वेश्चन तो ये भेजे हैं कि जो खेती होती है तो खेती में किसान के द्वारा किसका प्रयोग नहीं करा जाना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसान को किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या लिखे हैं? एक सेकेंड, किसान को किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपका लिखे हैं इसमें। एक सेकेंड रुकिए जरा, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ गया है ये, इसका प्रयोग नहीं, कहाँ जाए, यहाँ पे लिखा है जैविक खाद। जैविक खाद तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप खेत के लिए, कोई खराबी नहीं करेगा। दूसरा है आपका उर्वरक, इसको रहने दीजिए, अभी बताते हैं क्या होता है। उर्वरक है। तीसरा है रासायनिक दवा, रासायनिक दवा। चौथा क्या है? चौथा नहीं है, 3 ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन को देखते हुए मैं रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करूंगा खेती करने के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिहाज से अच्छा नहीं है, ठीक है। वैसे जो है जो हम लोग खाद बोल देते हैं ना, खाद जैसे डीएपी, यूरिया, है ना, यूरिया एक होती है उजरा कलर का चीनी के जैसा, एक डीएपी होता है गांव घर में खाद, गांव घर में क्या हर जगह ही होती है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं थोड़ी बहुत, है ना, देखे हैं। तो ये जो खाद है ना, इसको एक्चुअली में हम खाद नहीं बोलते, ये कंपोस्ट है ना, ये जो है कंपोस्ट है। और जो हम बनाते हैं ना, मतलब गोबर वगैरह सबसे, उसको खाद बोला जाता है, समझ रहे, लेकिन बोलने चालने में बोल देते हैं। तो हम जैविक खाद के इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, जैसे आपका बर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, जो
केचुआ से तैयारी की जाती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं पर्यावरण के लिहाज से भी, और प्रकृति की जो सर्कुलेशन है वो भी रोटेट होता रहता है ना। इनके अलावा रासायनिक दवा का आप इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति थोड़े समय के लिए तो बढ़ती है, बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब मिट्टी पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन इन्होंने लिखा है क्लोरोडाइमोटेक, क्या लिखे, क्लोरीन कितने एटॉमिक होते हैं, बता ही दिया क्लोरीन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में एक कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये अब इतना याद नहीं, मतलब ठीक से पढ़ नहीं रहा हूँ, एक एक वर्ड लिख रहा है इन्होंने। तो एक देखिए पर्वतमाला करके कुछ लिखे हैं, तो ये भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैं बता दूंगा थर्ड शिफ्ट में जो बच गए ना वो मैं आपको थर्ड शिफ्ट में लेकर के आ जाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।